हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। हम पढ़ रहे हैं वंशागति और विविधता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आपका चैप्टर नंबर है 4 और इस चैप्टर में हम आज कवर करने वाले हैं मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकारों को, जो कि आते हैं आनुवांशिक विकार के अंतर्गत। तो टॉपिक हमारा यही है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्या? आनुवांशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार, सॉरी नहीं, आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो क्या है आनुवांशिक विकार, आइए समझते हैं। समझें? ठीक है। आनुवांशिक विकार यानी कि वे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में आगे बढ़ते हैं, संतति में आगे बढ़ते हैं या पहुंचते हैं। वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में आगे बढ़ते हैं। दादा को थी तो पापा को आई, पापा मम्मी को थी तो हम में आई, हम में है हमारे बच्चों को होगी। ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर विकार पहुंचे यानी कि बीमारियां पहुंचे या डिसऑर्डर पहुंचे तो उन्हें ही कहा जाता है आनुवांशिक विकार। वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में आगे बढ़ते हैं आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर? मैंने क्या बोला? आनुवांशिक विकार क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आनुवांशिक मतलब जो हमारे जीन या डीएनए के साथ पहुंचते हैं, और जीन या डीएनए के साथ अगर बीमारी पहुंचेगी तो वो हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेगी। ये कोई ऐसी संक्रमण वाली बीमारी नहीं है जो छूने से फैलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वे बीमारियां हैं जो हमारे जीन या डीएनए या गुणसूत्र इनमें चेंजेस होने के कारण आई हैं। और चेंजेस के लिए हमने पढ़ा था इसका पिछला लेक्चर जो कि है उत्परिवर्तन। तो अगर नहीं देखा तो जाकर देखो, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि आनुवांशिक विकार क्या है। तो ऐसी बीमारियां या ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक संतति से दूसरी संतति में, दादा से पापा, पापा से बच्चों में आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक विकार कहलाते हैं। मुख्यतः आनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं। इसके आगे क्या? आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? तो आइए समझते हैं। आनुवांशिक विकार मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं बेटा वे विकार जिन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार, और इन विकारों की खोज की थी मेंडल सर ने। और दूसरे होते हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार। क्या बोला मैंने? आनुवांशिक विकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मेंडेलियन विकार और दूसरे होते हैं गुणसूत्रीय विकार। अब हम समझते हैं कि मेंडेलियन विकार क्या है। पहला जो है आपका वो क्या है? फर्स्ट, मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार तो ध्यान से समझो, और मेंडेलियन विकार के अंतर्गत में जितनी भी बीमारियां आपको बताऊंगी इनको एक एक करके आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन विकार क्या है पहले हम इसे समझते हैं। तो क्या होगा मेंडेलियन विकार, बताइए? वे विकार या वे बीमारियां, वे विकार जो जीन या डीएनए में आए उत्परिवर्तन,
बदलाव हो गया किसी जीन या डीएनए में, उत्परिवर्तन के कारण जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। वे विकार जो किसी जीन या फिर किसी डीएनए में आए उत्परिवर्तन के कारण जन्म लेते हैं, क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन विकार कहलाते हैं बेटा। और इसके उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है, तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये बीमारी आपको पढ़ानी बाकी है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम कि फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या। घर में पीने वाले फिनाइल की बात नहीं हो रही है, ये बीमारी है दिमाग से रिलेटेड, दिमाग में रंजकता आ जाती है, साथ ही साथ कोई ना कोई जीन डिफेक्ट होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, तो ये हम समझेंगे आगे। हालांकि मैंने इस बीमारी का जिक्र ना बहुजीनी वंशागतिकी और बहुप्रभाविता में भी किया है, तो वहां पे भी ये बीमारी आपको देखने को मिली थी। तो मेंडेलियन विकार का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक है बेटा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, साथ ही साथ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। क्या लिखा आपने? वे विकार जो जीन या डीएनए में आए उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, मेंडेलियन विकार कहलाते हैं। और जो मेंडेलियन विकार हैं उनके उदाहरण हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और एक और है वर्णांधता, जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो देखो और समझो, जीन या डीएनए, ये है आपका डीएनए। अब क्या हुआ, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन के साथ जुड़ना था थाइमिन, साइटोसिन के साथ जुड़ना था गुआनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, और ये सीक्वेंस लगातार अगली पीढ़ी तक पहुंचना था, जैसा माता पिता के पास था वैसे। ठीक है, हुआ क्या कि किसी एक ने अपनी जगह बदल लिया, एडेनिन की जगह आ गया साइटोसिन और साइटोसिन की जगह आ गया एडेनिन, तो ये आया परिवर्तन, यानी कि जिसे हमने कहा क्या, उत्परिवर्तन। डीएनए के जो अनुक्रम हैं उन अनुक्रमों में क्या आ गया है, बदलाव। एडेनिन की जगह ले लिया साइटोसिन ने और साइटोसिन की जगह ले लिया एडेनिन ने, और इसकी जगह, इसकी वजह से क्या हो गया, परिवर्तन, और जिसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक है, जब ये छोटा सा भी बदलाव होता है ना, तो इस बदलाव के कारण, इस चेंज के कारण हो जाती है क्या, बीमारी, और इस बीमारी को ही कहा जाता है विकार। और चूंकि ये हुआ है किसी डीएनए में आए बदलाव के कारण, तो इस वजह से इसे कहा जाता है आनुवांशिक विकार, और इस विकार का नाम है क्या, मेंडेलियन विकार। तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। ऐसे ही अगर कोई जीन अपनी जगह बदल ले, जहां पे जिस जीन को होना था वो अपनी जगह पे नहीं है, दूसरे की जगह पे पहुंच जाए, या उनकी संख्या बदल जाए, 2 की जगह 4 हो जाए, तो इन सभी के कारण ही ये विकार या बीमारियां उत्पन्न होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार। तो अगर जीन या डीएनए, सिर्फ जीन या डीएनए में कोई चेंजेस होते हैं, तो इन बीमारियों को हम कहते हैं मेंडेलियन विकार। और ये विकार के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, और ये ब्रिटेन की महारानी को थी, और इसे हमको डिटेल में समझना है। हीमोफीलिया की वंशागतिकी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको ये हीमोफीलिया पूरा कवर्ड मिलेगा। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि कैसी बीमारी होती है, कैसी बीमारी अगली पीढ़ी में पहुंचती है, इसके वाहक कौन होते हैं, इसके ग्रस्त यानी कि बीमारी होती किसको है, साथ ही साथ थैलेसीमिया, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी। चलो, अब इसके बाद, किसके बाद, मेंडेलियन विकार के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वे हैं बेटा गुणसूत्रीय विकार। दूसरे नंबर पर जो है वो है क्या, गुणसूत्रीय विकार, और इसे आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कह सकते हो। अब गुणसूत्रीय विकार क्या है, तो सिंपल है क्या, कि वे विकार जो जीन या डीएनए में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए थे, वे थे कौन से विकार, मेंडेलियन। लेकिन अगर कोई विकार गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, वे विकार जो
गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन के कारण कोई विकार उत्पन्न होगा तो वही होगा क्या, गुणसूत्रीय विकार। लेकिन गुणसूत्रीय विकार जो है वो वापस से दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, तो पहले होते हैं बेटा अलिंग सहलग्न विकार और दूसरे होते हैं लिंग सहलग्न विकार। अब मैडम ये अलिंग सहलग्न और लिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार क्या है ये भी बता दीजिए। तो मैंने क्या बोला, वे विकार जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होंगे क्या कहलाएंगे, गुणसूत्रीय विकार कहलाएंगे। अब हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं और इस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो बाकी सारे लक्षण बनाते, शरीर के बाकी सारे अंग बाकी सारे लक्षण बनाएंगे। लेकिन आखिरी का जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। अगर लड़की है तो 23वां जोड़ा होगा XX और अगर लड़का है तो 23वां जोड़ा होगा XY। ठीक है, तो अगर इस 23वें जोड़े को छोड़कर बाकी 22 जोड़े में से किसी में कोई परिवर्तन आया, या तो संख्या एक से, अब ये हमेशा जोड़े में होते हैं मतलब दो गुणसूत्र एक साथ होते हैं, ठीक है। अब दो गुणसूत्र एक साथ हैं लेकिन अगर एक की कमी हो गई तो भी दिक्कत, मतलब दो साथ, जैसे 21वां जोड़ा है, ठीक है, गुणसूत्र का 21वां जोड़ा है ये, इस जोड़े में अगर एक की कमी हो जाए या फिर एक की अधिकता, मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया इसी के जैसा, तो एक्स्ट्रा आने के कारण कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो 21वां जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र नहीं है, ये कैसा गुणसूत्र है, अलिंग गुणसूत्र है। अलिंग मतलब ये लिंग का निर्धारण नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर अगर कोई परिवर्तन आया 21वें जोड़े में, 22वें जोड़े में, इसके पहले किसी भी जोड़े में, 22 जोड़े तक किसी में भी कोई परिवर्तन आया, एक की कमी हो या फिर एक की अधिकता हो, तो इस प्रकार के विकार को हम कहेंगे अलिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार। लेकिन अगर आखिरी वाला यानी कि 23वां जोड़ा जो है उसमें कोई चेंजेस आते हैं, इसमें एक की कमी या एक की अधिकता हो जाए, तो वो होता है क्या, लिंग सहलग्न विकार। यहाँ तक क्लियर? मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। अगर 22 जोड़े तक किसी में कोई परिवर्तन आया है तो वो होगा कौन सा विकार, अलिंग सहलग्न विकार। और अगर 23वें जोड़े में कोई चेंजेस आए हैं तो वो होगा कौन सा विकार बेटा, लिंग सहलग्न विकार। अब एक बार देख लो इनके उदाहरण। अगर हम अलिंग सहलग्न विकार की बात करें तो 21वें जोड़े में अगर अधिकता होती है तो होता है कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये सारे सिंड्रोम जो हैं वो काय के एग्जाम्पल हैं, अलिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार के। लेकिन अगर लिंग सहलग्न विकार की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो मादा यानी कि जो लड़की है उसका 23वां जोड़ा जो है वो है XX, और अगर उस XX में एक X की कमी रह जाए ना, तो उस एक X की कमी के कारण लड़कियों को हो जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम के कारण उनमें बांझपन यानी कि बच्चों को जन्म ना देना, और यानी कि अंडाणुजनन की प्रक्रिया उनकी नहीं हो पाती, और अंडाणुजनन नहीं होगा तो बच्चे होंगे नहीं होंगे। तो
आखिरी यानी कि 23वां जोड़ा जो फीमेल्स होती है उनमें 23वां जोड़ा होता है XX, और अगर उनमें XX में एक X की हो जाती है कमी तो उनमें एक विकार उत्पन्न होता है टर्नर सिंड्रोम, और वो अगली पीढ़ी में बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, यानी कि उनके बच्चे नहीं होते। इसके अलावा अगर आखिरी XY जोड़ा जो है लड़कों का, उस XY जोड़े में एक X ज्यादा हो जाए, एक X ज्यादा मतलब लड़कियों के लक्षण एक्स्ट्रा आ गए, और एक्स्ट्रा आ गए तो उनमें भी एक बीमारी होती है बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसको बोला जाता है कौन सा विकार, गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत परेशान करने वाले हैं आपको। एक बार फिर से ध्यान से देखना, मैं आपको दिमाग में माइंड मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन हमारा था क्या, आनुवांशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार क्या है, या आनुवांशिक विकार क्या है, इसके प्रकार बताइए। गुणसूत्रीय विकार इसी के अंतर्गत आता है, इन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते हैं, हमने उन्हें कहा वे ही क्या है, गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर। ये 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज मेंडेलियन विकार और सेकंड इज गुणसूत्रीय विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी में जीन या डीएनए में कोई परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, तो जीन या डीएनए में आए परिवर्तन के कारण अगर उसे कोई बीमारी हुई, उसके शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, तो वही विकार होगा क्या, मेंडेलियन विकार, जिसकी खोज मेंडल सर ने की थी। एक्चुअली इनने ही ज्यादातर जीन और डीएनए से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट दिए थे शुरुआत में, इसीलिए आगे जो वैज्ञानिकों ने खोज की बीमारियों की, उनने भी इन विकारों को मेंडेलियन विकार की सीरीज में ही रख दिया। आगे इसके एग्जाम्पल कुछ हमने यूं लिखे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, वर्णांधता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मेंडेलियन विकार के। वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें 2 कलर, हरा और लाल, इनमें व्यक्ति कलर डिफाइन नहीं कर पाता कि लाल कौन सा है, हरा कौन सा है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है अगर उसे वर्णांधता बीमारी है तो। साथ ही साथ दूसरा हमारा था क्या, गुणसूत्रीय विकार, और गुणसूत्रीय विकार वे विकार होंगे जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन 2 टाइप से हो सकता है। एक, अगर हमारा आखिरी वाला जोड़ा यानी कि 23वां जोड़ा अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन करके आया है, एक गुणसूत्र ज्यादा या एक गुणसूत्र कम हुआ है, तो चूंकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पे जो बीमारियां होंगी वो होंगी एक्स लिंग सहलग्न। लिंग सहलग्न कौन से विकार, गुणसूत्रीय विकार, और इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और दूसरा है क्या कि अगर 23वें जोड़े को छोड़कर बाकी 22 में से किसी में कोई चेंजेस आए हैं, कम ज्यादा गुणसूत्र हुए हैं, तो वे होंगे अलिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार, अलिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार। और इसके भी 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बार बार आपसे रिपीटेड पूछा जाता है, अभी क्वार्टरली में भी पूछा गया और फाइनल एग्जाम में भी इससे कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे पूछ सकता है डाउन सिंड्रोम बीमारी के सिम्टम्स, किस गुणसूत्र की कमी या अधिकता से ये होता है, कैसा विकार है, किस विकार की श्रेणी में आता है, कुछ भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया से भी बहुत से बनते हैं, इसको मैं आगे बीमारियों में कवर करने वाली हूँ। तो आई होप आज जो मैंने इतना सारा ज्ञान आपको दिया है ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हीमोफीलिया और इसकी वंशागति की। एक और बात, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में अभी आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा, डाला भी था मैंने, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की हमारी राम कहानी, एक्चुअली राम कहानी नहीं है, ये बायोलॉजी कहानी है, ठीक है, समझ में आई हो, अगर आपको लगा होगा कि मैडम के एफर्ट्स सराहनीय हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हमारे रीच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और हाँ,
अगर समझ में आया है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहो तो बिल्कुल बेशक कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, दे सकते हो। और इफ़ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो प्लीज़ बेटा सपोर्ट कीजिए, हमें थोड़ा सा टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।